वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 का जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 5। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का जितना भी कंटेंट है मैं अपने पिछले पार्ट में डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी। ठीक है, जिससे नहीं पता ये क्लॉज और सब क्लॉज क्या है तो मैं बता दूँ, ये आर्टिकल 1 आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर इसका एक है। ठीक, मतलब आर्टिकल 19 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आर्टिकल 19 ये समझ लो इस तरह से 1 2 3। अब जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर सब क्लॉज 1 1 हो गया। ठीक है, और इसके नीचे एक सब क्लॉज और है जो है सी। ठीक है, मतलब कि तीसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या बोलता है। ये बोलता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखो ये क्या बोल रहा है कि देखो बेसिकली मैं बताऊं तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हर एक, अब देखो क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ। माना कि मैं हिंदू हूँ, ठीक हूँ, मैंने आगे चल के कम्युनिटी बनाई, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कम्युनिटी बनाऊँ, एक ग्रुप बनाऊँ पीपल का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक 15-16 इंसान इकट्ठे करे। ठीक है, अपनी एसोसिएशन बनाई और उसका नाम रखा मैंने हिंदू समाज। ठीक है, हिंदू समाज मैंने उसका नाम रखा एसोसिएशन का। ठीक है, अच्छा तो ये क्या होगी, ये मेरा राइट है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक एसोसिएशन बना सकता हूँ। ठीक है, यूनियन बना सकता हूँ। ठीक है, यूनियन एसोसिएशन सब एक ही चीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, अच्छा ये मेरा राइट है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर। अच्छा देखो और क्या है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कि हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। देखो अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मीनिंग सेम है दोनों का, यूनियन एसोसिएशन, ये इन तीनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें लाया गया था। ठीक है, ऐड करा गया था बाद में। जो स्टार्टिंग में बनाया गया था ओरिजिन जो था, तो ओरिजिन में खाली यूनियन तक था, बाद में ये डाला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस वर्ड को डाला गया 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इट इंक्लूड्स द राइट्स टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप, फर्म्स, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन एंड और एनी बडी ऑफ पर्सन। देखो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे। देखो ये देखो इसके अंदर कौन कौन आते हैं। देखो इसके अंदर आता है जैसे कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी है, बोलते हैं ना, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, तो बहुत मतलब कि बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं, तो आप अपनी पर्टिकुलर एक पार्टी बना सकते हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी कोई पर्टिकुलर पार्टी बना के उसके अपनी तरफ से लड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप केजरीवाल जी को देख सकते हो, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी झाड़ू, और अब compete कर रही है वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कंपनीज़ में यूनियन बना सकते हो, अपनी कोई कंपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, आपने पार्टनरशिप करके, मतलब दो जने हैं, दोनों ने बोला कि भाई देखो हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों मिलके खर्चा करेंगे, मतलब हम दोनों मिलके पैसा लगाएंगे, और आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, ग्रो करने लगा बढ़िया, तो एक पार्टनरशिप फर्म बन गया आपकी। ठीक है, कि हाँ दोनों ने मिलके करा। ठीक है, अच्छा सोसाइटीज़ मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाईस। ठीक है, तो ये सोसाइटीज़ हैं, इनमें आप जैसे कि अब मैं बोलूँ जो राम मंदिर बना अयोध्या में। ठीक है, तो ये किस समाज ने बनाया, हिंदू समाज ने मिलकर बनाया। ठीक है, हिंदू समाज के कुछ संगठित लोग इसमें बहुत सारे ऐसे थे महत्वपूर्ण लोग, जिन्होंने एक सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी ने मिलकर हिंदू क्या बोलते हैं, हमारा जो रामलला का जी मंदिर जो है उसे बनाया। ठीक है, तो ये भी किस सोसाइटीज़ ने काम करा। ठीक है, क्लब भी बना सकते हैं हम, आप देखते हो बहुत सारे क्लब बनते हैं, जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो क्लब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो वो वही वाला क्लब है ये। ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन, अब जैसे क्या होता है, बहुत बड़ी, आपने देखा भी होगा पिक्चरों में कई बार, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्री तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन वर्कर्स का एक लीडर होता है, रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये लीडर क्या होता है, ये होता है यूनियन लीडर। ठीक है, इन सब का यूनियन लीडर, कि ये इनकी तरफ से जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनकी तरफ से ये जाके मैनेजर से बात करेगा कंपनी के, कि हाँ भाई हमें ये दिक्कत है, या फिर हमें ये चाहिए, तो आप बताओ क्या करना है। ठीक है, और जो ये बोलेगा, ये लीडर बोलेगा, ये यूनियन करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये ट्रेड यूनियन हो गई, और एनी एडी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो इट कवर्स द नेगेटिव राइट्स ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन। ये क्या बोल रहा है कि ये नेगेटिव राइट्स को कवर नहीं करता। ठीक है, जैसे कि नॉट टू फॉर्म, ये नेगेटिव राइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं बोल रहा कि नॉट टू फॉर्म, नहीं बनाना, ना ही जॉइन करना, कुछ ऐसा नहीं बोल रहा, वो बोल रहा कि बनाओ। तो ये क्या है, नेगेटिव राइट। ये नेगेटिव राइट नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव राइट है। ठीक है, मैंने पहले बताया था दो टाइप के राइट होते हैं, फंडामेंटल, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव राइट्स, एक होते हैं हमारे नेगेटिव राइट्स। तो
पॉजिटिव राइट्स कौन से होते हैं? देखो पॉजिटिव राइट्स वो होते हैं हमारे जो हमें बोलते हैं कि हाँ कि ये आप कर सकते हो, ये आपका राइट है, ठीक है। और नेगेटिव राइट्स कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो होते हैं हमारे नेगेटिव राइट्स, ठीक है, वो चीज़। अच्छा, अब देखो इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? वही सोवरेनिटी। ये तो देखो तीनों से कॉमन चल रहा है, ए बी सी, ये तीनों में कॉमन चल रहा है। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर भारत की अखंडता, ठीक है, और प्रभुता, संप्रभुता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर क्या होगा? अगर कोई आँच आएगी या फिर इस पर खतरा दिखेगा गवर्नमेंट को, तो ये हटा देगी, ठीक है, ये एकदम वॉयलेट कर देगी, मतलब फिर इस पर बैन लगा देगी कुछ टाइम के लिए। अच्छा, पब्लिक डिसऑर्डर, मतलब कि पब्लिक जैसे पीस में रह रही है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, शांति से रह रहा है, लेकिन अगर पब्लिक में आकर कोई उत्पात वगैरह करेगा, ठीक है, पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों को परेशान करेगा, तो तब भी ये जो आपका राइट है ये हट जाएगा, ठीक है। मोरालिटी मतलब कि होता है इसमें कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने क्या करा, आप पब्लिक प्लेस पे गए, ठीक है, और आपने मतलब कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, तब भी आपको ये राइट हट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशंस ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये क्या बोल रहा है कि राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। देखो इस राइट के अंदर बोल रहा है कि एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये है हिंदू समाज, ये क्या है? ये एक एसोसिएशन है हिंदू समाज। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदू समाज का एक एसोसिएशन है, ठीक है। अब ये एसोसिएशन है हमारी, अब इसमें कोई कल को मुस्लिम बंदा आ जाए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान आ जाए कि किसी और उससे भी आ जाए, ठीक है, कास्ट से, सिख, चलो सिख तो होती है हिंदू, ठीक है, तो हम मुस्लिम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कल को मुस्लिम बंदा आता है और बोलता है कि भाई साहब मैं भी आपके इस जो भी आपकी एसोसिएशन है इसमें काम करना चाहता हूँ, इसमें रहना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे भी इसका मेंबर बना लो। अच्छा, लेकिन हिंदू जो समाज है, हिंदू समाज जो है, ठीक है, हिंदू समाज जो है वो क्या बोलता है कि भाई साहब सॉरी हमें माफ़ कर दो, हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सारे हिंदू है, तो ये हिंदू एसोसिएशन है, ठीक है। तो कल को जाके ये मेंबर जो मुस्लिम मेंबर है ये जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता कोर्ट में कि हाँ भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। देखो, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन मतलब कि अपना आपको पार्टनरशिप बनवाना किसी एसोसिएशन में, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। देखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ट्रेड यूनियन के बारे में देखो क्या बोला, हैव नो गारंटीड राइट्स टू अफेक्टिव बार्गेनिंग, कि बार्गेनिंग करना आपका राइट नहीं है, ठीक है, मतलब कि हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कि आप ये जाके कंप्लेंट, देखो आप कोई सामान लेने गए, ठीक है, आप कोई सामान लेने गए दुकान पे और आप उससे भाई बार्गेनिंग करने गए, अंकल नहीं ये तो इतने का नहीं, इतना का दो, इतना का दो, ठीक है, उसने इतने का नहीं दिया जितना का आप बोल रहे थे, ठीक है, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अपील नहीं कर सकते कि हाँ सर जी मैं ऐसे एक दुकान पे गया था, उसने मुझे ये सामान इतने का बताया और लेकिन मैं उससे इतने का मांग रहा था, ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, इसमें आपको वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, बार्गेनिंग आपका कि बार्गेनिंग जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, दूसरा, हैव नो राइट टू स्ट्राइक, ठीक है, आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं कि आप स्ट्राइक करो। मैंने कई बार बताया विद्रोह मतलब कि आप जाओ, जैसे आप एक तो होता है पीसफुली आप दिखा रहे हो, अपना प्रदर्शन कर रहे हो पीसफुली, ठीक है, बोल के, ठीक है, आराम से पीसफुली मैनर से आप अपना वो कर रहे हो प्रदर्शन, और एक होता है आप गुस्से में आ गए, आपने लठ डंडे चल गए आपके में और आपने गाड़ियों में आग लगा दी, तो होगी स्ट्राइक। तो ठीक है, आपका ये राइट नहीं है कि आप स्ट्राइक कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। जितने भी ये स्टेटमेंट है ना, जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपको कोर्ट की, केसेस की, या फिर जितनी भी अमेंडमेंट, ये सब लिखते चलना, क्योंकि आपको मेंस के आंसर में आपको लिखना है, इंप्लीमेंट करना है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, यही चीज़ लिखी जाएंगी, ये मैटर नहीं लिखा जाएगा जो मैं ऊपर समझा रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट आंसर क्लियर जाएंगे, ठीक है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ सच है। कैसे सच है? ऐसे थोड़ी मान लेगा एग्जामिनर, वो देखेगा कि हाँ भाई इसने स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, इसने लॉज पढ़े हुए, इसने आर्टिकल भी लिखे हुए हैं डिस्कस करके, ठीक है, इसने केस भी डिस्कस करा हुआ है, तो मतलब आपको एकदम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपको जो एग्जामिनर होगा आपका, जो चेक करेगा आपकी यूपीएससी कॉपी, वो बोलेगा हाँ भाई बंदे ने पढ़ा है, ठीक है, बढ़िया है, चलो अच्छा। अब देखो लास्ट वाला क्या था, हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। अब किसी के पास ये नहीं है राइट, ठीक है, किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो बोल देगी कि भैया आज हमारी पॉलिटिकल मतलब कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये वाला मेंबर मर गया है, तो इसलिए हम आज क्या करते हैं, हम बंद लगाते हैं कि आज पूरे देश में बंद है, ऐसा कोई बंद नहीं लगा सकता, ठीक है। नो
हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट बंद नहीं लगा सकता कोई भी, लॉकआउट मतलब बंद, ठीक है। कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। चलो आगे, अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्रीडम टू मूवमेंट, कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फ्रीडम टू मूवमेंट क्या बोलता है कि हम हर जगह जा सकते हैं भारत की बाउंड्री के अंदर। हमारे पास भारत की बाउंड्री के अंदर हमारे पास राइट है कि हम किसी भी देश की, मतलब किसी भी देश नहीं, किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, ये हमारे पास राइट है, ठीक है। अच्छा देखो, दिस फ्रीडम एंटिटीज एवरी, देखो दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, कि भारत की टेरिटरी में किसी भी जगह, किसी भी राज्य में किसी भी जगह जा सकता है, ठीक है। बस वो अंदर भारत की इंडिया की बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए वो जगह, ठीक है, तो आप जा सकते हो कहीं भी। अच्छा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बस इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल है वो भी, क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इन इज इन डेंजर, ठीक है, क्या है कि अगर क्या होता है कि पब्लिक प्लेसेस पे आपके जाने से क्या होता है कि कोई मतलब खतरा लगता है कि हाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये जो विद्रोह कर देंगे वहाँ के लोग, या फिर ऐसा है तो वहाँ पे आपको जाने से मना किया जाएगा, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कई बार, तो देखो एग्जांपल मैं फिर से वही बताता हूँ कि मिज़ोरम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और एक तो इधर की साइड क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो असम वाला एरिया, बांग्लादेश के अपोजिट वाला जो एरिया है उसमें क्या है, तो वहाँ पे एक ट्राइब्स रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट रहती हैं, ठीक है, इन्हें आप आदिवासी भी बोल सकते हो, ठीक है। इनका कल्चर बहुत यूनिक है, और ये जो अपने कल्चर के बस आखिरी कुछ ही मेंबर्स बचे हैं, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे जाने के लिए आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, तभी आप जा सकते हो। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो कल्चर को उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा ठीक है, आगे अब देखो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मोरल्स। प्रोस्टिट्यूट समझते हो ना, हाँ बस वही समझ जाओ, जितना आपको ख्याल में आ रहा है ना, बस वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला इसमें, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि इंसानों को फ्रीडम है मूवमेंट की, ठीक है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट है, मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, मतलब कि जो ऐसा काम करते हैं प्रोस्टिट्यूट का, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट का जो काम करते हैं उनके लिए कुछ एरिया में जाना, ठीक है, जो पब्लिक ग्राउंड पे जाना, क्यों, क्योंकि उन्हें देख के इंसान थोड़ा विद्रोह कर सकते हैं ना, तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। भाई वो भी जानबूझ के नहीं कर रहे, मजबूरी होती है हर किसी की, तो ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो क्या वो पब्लिक वहाँ पे नहीं जा सकते, कहाँ पर, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, ठीक है, कि इन्हें देखे लोग भड़क जाएंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अच्छा, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स, और पब्लिक जैसे कि ऐसे धार्मिक स्थल पे नहीं जा सकते, ठीक है, धार्मिक स्थल समझ रहे हो ना, जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मोरल्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोरल जुड़ा हुआ है, ऐसे जगह पे ये लोग नहीं जा सकते, कौन, प्रोस्टिट्यूट्स वाले, ठीक है, क्योंकि भाई समझ जाओ, भाई विद्रोह हो जाएगा, अब देखेंगे लोग कि हाँ भाई ये तो ऐसा इंसान है जी हमारे मंदिर में क्या कर रहा, ठीक है, तो वो चीज़ है, इसलिए जिससे कि मतलब शांति बनी रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पास करा था, ठीक है, ये बोला था। द बॉम्बे हाई कोर्ट, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेटेड द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसे लोग, एड्स समझते हो ना, एड्स बहुत बुरी बीमारी है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बीमारी है, ठीक है, एड्स, आपको समझ नहीं आया, और जिसको भी एड्स की फुल फॉर्म पता है मुझे कमेंट करें, ठीक है। देखो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि जो भी एड्स से सफ़र कर रहा है, जो भी एड्स से सफ़र कर रहा है उसकी मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है, कि वो कहीं आने जा नहीं सकता, मतलब वो गवर्नमेंट की स्पेशल उसमें रहता है, वो सिविल सर्वाइलेंस में, कि हाँ कि किसी से इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि जितना इंटरेक्ट करा है किसी से तो उतनी फैलती है एड्स, और भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसके दो डायमेंशन है, कैसे, देखो एक तो है हमारा इंटरनल और एक है हमारा एक्सटर्नल। देखो राइट टू मूव इनसाइड द इंडिया, ठीक है, मतलब कि पहला जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, कि आर्टिकल 19 के अंदर हमें ये फ्रीडम है कि हम कहीं भी जा सकते हैं भारत के अंदर, ठीक है, भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, ये आपको राइट है, ठीक है, ध्यान रखना, भारत की सीमा के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, ये आपको राइट है,
ठीक है, इसके अंदर अंदर कहीं भी जा सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा एक्सटर्नल, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। ठीक है, इसमें यह है कि आप कंट्री से बाहर जा सकते हो। ठीक है, आपके पास ये भी राइट है कि आप कंट्री से बाहर भी जा सकते हो और वापस कंट्री में आ भी सकते हो। ये आर्टिकल 21 के अंदर है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके दो डायमेंशन है आर्टिकल 19 के। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, मतलब कि आप भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य में रह सकते हो। ठीक है, भारत के किसी भी स्टेट के किसी भी शहर या गांव में या फिर कस्बे में रह सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको ये नहीं कि जैसे आप सपोज़ करो मैं बोलता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप अगर साउथ से कोई इंसान आके यहाँ पे नॉर्थ पे रहने लगता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि भाई साहब आप यहाँ नहीं रह सकते ना, ये हमारा इलाका है, आप साउथ से आए तो साउथ में जाओ, वहीं रहो, वहीं पढ़ो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट है। अगर कोई भी ऐसा करेगा, उसे रोकेगा तो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, वो जाके सीधा कंप्लेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, उसे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस मिला हुआ है। ठीक है, उसका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस उसका फंडामेंटल राइट है। अच्छा, every citizen has the right to reside and settle in any part of the territory of the country, कि हर इंसान के पास, भारत के हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो अपनी टेरिटरी के किसी भी कोने में जाके रह सकता है। अच्छा, अब इसके दो पार्ट है, देखो क्या, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्परेली, कि भाई एक तो ऐसा होता है कि इंसान टेम्परेरी चलो कहीं भी जा रहा है, और एक होता है जहाँ परमानेंट रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये बोल रहे हैं कि इंसान के पास ये राइट है कि वो दुनिया के, हमारे मतलब अब दुनिया के नहीं बोल सकता, अपनी कंट्री के किसी भी, हमारी इंडिया कंट्री के किसी भी कोने में जाके वो रह सकता है, ये राइट दिया है। ठीक है, टेम्परेरीली। और एक होता है द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप अ होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली, मतलब कि आप ये भी कर सकते हो कि भाई सपोज़ करो मैं बोलता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में रहते थे, मध्य प्रदेश में रहते थे और आपका वहीं का रहना खाना था, वहीं का काम था आपका, और सब कुछ रहना सहना वहीं के सारे डॉक्यूमेंट थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस राज्य को छोड़ के आप आ गए उत्तराखंड में। ठीक है, आप उत्तराखंड में आ गए और यहीं का आपने डोमिसाइल बना लिया, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब जब ट्रांसफ़र हो गया तो आपको परमानेंट यहीं रहना पड़ेगा, तो आपने यहाँ घर भी ले लिया। ठीक है, आपने यहाँ का डोमिसाइल भी बनवा लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके यहाँ के चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। देखो रेस्ट्रिक्शन हर फंडामेंटल राइट के ऊपर है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था क्या कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्या बोला था, बट स्पेसिफाइड, कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं बट स्पेसिफाइड है, कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए हर फंडामेंटल राइट कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ही आता है। देखो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है, इन बर्स्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब जैसे सपोज़ करो कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, अब वो नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई हिंदू एक परिवार आगे रहे यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं चाहती, तो वो विद्रोह कर देगी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो तब जाके जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी भाई साहब क्षमा कर देना, हम आपको इसी के आसपास कहीं घर दिलवा देते हैं। ठीक है, इसी स्टेट में, लेकिन अगर ये मना कर रहे तो आप यहाँ नहीं जा सकते, सॉरी, हम आपको ये, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन लगा देगी आपके ऊपर। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, और वही शेड्यूल्ड ट्राइब की, जैसे मैंने आप पिछले उसमें एग्जांपल दिया था, वही कि आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते शेड्यूल्ड ट्राइब में। अच्छा, राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, जो राइट टू रेजिडेंस है और जो राइट टू मूवमेंट है, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? ठीक है, मूवमेंट हो गया मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जाना और रहना एक ही चीज़ है लगभग, तो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के। अब देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। ठीक है, राइट मतलब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कुछ भी काम करने की आज़ादी। ठीक है, कुछ भी काम कर सकते हो, प्रोफेशन मतलब कोई भी काम आपका जिसमें परफेक्ट हो, जो आपको आता है। अच्छा, ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ठीक है, कुछ भी काम कर सकते हो, और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, कोई सा भी काम कर सकते हो। ठीक है, किसी की तरह का ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई सा भी बिजनेस डाल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जो मन चाहे वो कर सकते हो प्रोफेशन में। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। अच्छा, और क्या बोला, द स्टेट कैन इम्पोज। ठीक है, लेकिन क्या बोला इस राइट में, ये बोला कि हाँ लेकिन ये स्टेट जो है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि अब
रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार की लगा सकती है, देखो एग्जांपल देते हुए बात करता हूँ। जैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में अब भाई कोई कंपनी आए, ठीक है, कोई कंपनी आए बोले कि भाई यहाँ पे तो मैं अपनी केमिकल फैक्ट्री डालूँगा और ये है और वो है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो वातावरण है वो किस लिए जाना आता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ की फ्रेश एयर है, यहाँ पे इतना प्रदूषण नहीं है, और पहली बात है हिली एरियाज़ में आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, ठीक है, अगेंस्ट है। तो यहाँ पे स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है अपने, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिसिंग एंड प्रोफेशन और केयरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेटिंग ट्रेड्स और बिजनेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आप प्रोफेशन कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपके पास ना क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो डायरेक्ट रद्द हो जाएगा। अच्छा, देखो, कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन और अदरवाइज, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद ही काम कर रहे हो, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे आप नाई की दुकान चला रहे हो, तो ठीक है, नाई की दुकान चला रहे हो, आपका प्रोफेशन है नाई की दुकान, आपका बाल काटना है, ठीक है, तो नाई का प्रोफेशन है, ठीक है, वो उसने दुकान खोल ली, ठीक है, तो वो चाहे तो खुद भी काट सकता है या फिर किसी और को, जैसे बोलते हैं चेले रख लिए, चेले रख के कि उसे सिखवा के उससे भी काम करवा सकता है। तो ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद काम करेगा, इटसेल्फ करेगा, ठीक है, अपना बिजनेस जो भी जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा, या फिर वो किसी को इंक्लूड भी कर सकता है, ठीक है, कंप्लीट पूरी तरह से रख सकता है, या फिर कुछ पार्सल दे सकता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम आ जाइयो, ठीक है, और दुकान खोल लियो तो ये कर लियो, ठीक है। और या फिर ऐसा बोल सकता है कि भाई आज के लिए मैं कहीं जा रहा हूँ तो ऐसा करियो, कल पूरे दिन तो दुकान खोल लियो, जो भी होगा अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दियो। तो वो चीज़ है कि आप पूरे दिन, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खुद भी कर सकते हो अपना काम, या किसी और से भी करवा सकते हो, ठीक है, पूरी तरह से और लगभग कुछ पोर्शन। अच्छा, डज नॉट इंक्लूड, अच्छा इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल, ठीक है, इमोरल और डेंजरस, स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस और रेगुलेट थ्रू लाइसेंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है ये, इसमें बोला है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि गैर कानूनी है। अच्छा, गैर कानूनी मतलब कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देके बात करता हूँ। सपोज़ करो आप क्या कर रहे हो, आपका एक हॉस्पिटल है, एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल है आपका, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें एक गलत तरीके 2 नंबर से भी काम कर रहे हो। जैसे कि जो डेड बॉडी आती है तो उसका आपने डेड बॉडी का कुछ ऑर्गन निकाल के उसे ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, ठीक है, ये गलत काम हो रहा है। अच्छा, अगर कंपनी को पता चला, ठीक है, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट को पता चला कि आप ऐसा काम कर रहे हो, तो आपका सीधा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ठीक है, लाइसेंस रद्द हो जाएगा और सीधा होगी आपको जेल, ठीक है। तो आप ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी काम करो लेकिन गलत मत करो, ये बोला इसमें बस। अच्छा ठीक है, आगे अब हो जाता है हमारा ये आर्टिकल ख़त्म। अब आता है आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कंजुकेशन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि एवरी एक्यूज्ड पर्सन इज ग्रांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड द एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो आर्टिकल 20 के तहत हर एक इंडिया के सिटीज़न के पास ये राइट है, ठीक है, कि ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, अगर कि उसके ऊपर मतलब कि उसे प्रोटेक्शन मिलेगी आर्बिट्री समझ लो, मतलब कि बिना किसी कारण से भाई गिरफ्तार करके किसी को रख लिया, बिना किसी कारण से उसे पनिशमेंट दे दी कुछ भी, ठीक है, और एक्सेसिव पनिशमेंट, और जितना उसने काम करा था उससे ज़्यादा उसे पनिशमेंट दे दी बेचारे को। मतलब कि उसने खाली पेंसिल चुराई थी किसी की, और भाई साहब उसे पूरे दिन मैडम ने बोला कि अब तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे, अपने पेरेंट्स को लेके आना, तो ये होगी एक्सेसिव पनिशमेंट। एग्जाम्पल दिया है मैंने खाली छोटा सा एक, है ना। और आर्बिट्री हो गया जैसे कि भाई आपने कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि बेफालतू में आपने कुछ करा ही नहीं है, बिना प्रोसीडिंग के आपको पकड़ के ले गए और बाद में पता चला कि भाई ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसे हम गए थे पकड़ने, जिसने क्राइम करा है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 के तहत। देखो ये क्या बोलता है, इसके 3-4 प्रोविज़न है, देखते हैं। देखो सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये बहुत बढ़िया टर्म है, ये एक ऐसी टर्म है जैसे आप आंसर में डालोगे तो आंसर चमक जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी टर्म आएंगी, आगे देखेंगे। अब देखो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या मतलब क्या होता है कि जैसे कि इट मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट पास एनी लेजिस्लेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट
प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। देखो ये क्या बोल रहा है, सीधा शब्दों में बात बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि सपोज करो अब कोई इंसान था, उसने क्या करा, उसने 2000 में चोरी करी थी, कोई उसने बड़ा हाथ मारा था 2000 में, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये पकड़ा नहीं गया, कोई चोर, कोई ए नाम का चोर था, उसने 2000 मतलब ईयर 2000 में उसने कोई चोरी करी, ठीक है, बड़ी चोरी करी थी उसने, लेकिन उस टाइम तो वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब वो 2024 में पकड़ा जाता है पुलिस के थ्रू, ठीक है। अब वो पकड़ा गया 2024 में। अच्छा, अब वो कोर्ट लेके जाएगा, ठीक है, मतलब इसे कोर्ट लेके जाएगी पुलिस। अच्छा, कोर्ट लेके जाएगी। अब कोर्ट लेके जाएगी तो उससे बोलेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब जब ये कोर्ट जाएगी तो कोर्ट जाके सुनवाई होगी तो उसकी पनिशमेंट सुनाई जाएगी। अच्छा, जो पनिशमेंट सुनाई जाएगी, ठीक है, जो पनिशमेंट सुनाई जाएगी वो कौन सी पनिशमेंट होगी, वो पनिशमेंट होगी किस लॉ के तहत, जो 2000 मतलब ईयर 2000 में जो लॉज होंगे या फिर जो रूल्स होंगे उस टाइम पे क्या ऐसा होता होगा कि मतलब कि जो चोरी की कुछ ज़्यादा बड़ी सज़ा ना दी जाती हो, लेकिन 2024 में लॉ में कुछ ऐसा चेंज कर दिया होगा, अमेंड कर दिया गया हो कि जो चोरी है भाई ये तो बहुत बड़ा क्राइम है और उसमें तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2024 के हिसाब से जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन के हिसाब से उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उस दिन के लॉ के हिसाब से नहीं दी जाएगी उसे पनिशमेंट दी जाएगी जिस दिन उसने चोरी करी थी, ठीक है, उस दिन के लॉ के हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि आप उसको, मतलब कि जिसने भी, जो भी आपका गिल्टी है, ठीक है, जो भी गिल्टी पर्सन है उसे आप उसी लॉ के हिसाब से करोगे, मतलब पनिशमेंट दोगे जिस दिन उसने वो काम करा था, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो आज से 10 साल बाद पकड़ा जा रहा है और अच्छा 10 साल बाद है, जैसे कि इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वाली तो बात अलग है, वो बाद में देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नो डबल जियोपार्डी समझते हो? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर आई थी, ठीक है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो आप बताना। देखो जिसमें लास्ट में क्या करता है अमिताभ बच्चन, वो सामने आता है, ठीक है, और वो बोलता है, वो एक बंदे को मार देता है, ठीक है, एक बंदे को मार देता है अमिताभ बच्चन जी एक बंदे को मार देते हैं, ठीक है। अच्छा, और जब वो अदालत में जाते हैं, उनकी पेशी होती है, तो वो क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी, वो बोलते हैं कि इसके खून करने की सज़ा मैं पहले ही काट चुका हूँ, तो आप एक गलती की सज़ा मुझे 2 बार नहीं दे सकते। अच्छा, देखते हैं भाई, हाँ ये तो वही बंदा है जिसके खून के लिए सज़ा में, मतलब उसमें इसने सज़ा काटी थी। तो फिर जो अमिताभ बच्चन जी होते हैं इन्हें छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? ड्यू टू दिस लॉ, नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि आपने अगर आपने कोई क्राइम कराया तो उसकी सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी। आपने कोई एक क्राइम कराया था, उसकी सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी, ठीक है। आपने कोई एक क्राइम करा तो उसकी सज़ा एक ही बार मिलेगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, उसी काम के लिए आपको दोबारा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। कि जैसा आपने, वही एग्जाम्पल उसमें क्या होता है अमिताभ बच्चन वाले पीरियड में, उसने पहले तो खून करा नहीं था, ठीक है, खून करा मतलब बच गया था, वो किसी तरह बच के भाग गया, दूसरे देश निकल गया था और किसी और बॉडी को वहाँ पे लाके रख दिया था, ठीक है। तो ये सही पता चला कि उसने, अमिताभ बच्चन ने इनका खून कर दिया, तो उन्हें जेल हो गई थी, ठीक है, उम्र के मतलब कि उन्हें जेल हो गई थी। उसके बाद वो छूट गए, उन्होंने देखा भाई ये तो जिंदा है, और उसने वहीं जाके वहाँ पे उन्होंने दोबारा मार दिया उसने, ठीक है। अब जब दोबारा मार दिया तो जब कोर्ट में गए तो बस वही बात हुई कि आप मुझे दोबारा सज़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते जज साहब, क्यों नहीं दे सकते? मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ भाई, मैं सुप्रीम ऐसी हूँ, मैं इसका जज हूँ, क्यों नहीं दे सकता मैं जा? अच्छा, लेकिन आप लॉ से बड़े नहीं हो सरकार, लॉ से बड़े नहीं हो आप। अच्छा क्यों? क्योंकि जिसको मैंने पहले मारा था उसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ और ये बंदा वही है, ठीक है, ये बंदा वही है, ये बच के भाग गया था, ये मरा नहीं था, तो इसलिए मैंने अब मारा है, लेकिन इसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ, तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, तो वो बच के निकल जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, ये चीज़ है। अच्छा ठीक है, अब देखो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि जो भी कौन है, जो भी एक्यूज्ड पर्सन कौन होते हैं? देखो एक्यूज पर्सन जिसने क्राइम करा होता है या फिर कुछ भी गलती करी है तो वो होता है एक्यूज पर्सन, उसे बोलता है एक्यूज पर्सन। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है, वो अपने ही खिलाफ, या ठीक है, मतलब अब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ
जैसे मैंने कुछ अपराध करा, मैं जज साहब के सामने खड़ा हूँ और मैं उनसे ये बोल रहा हूँ, जज साहब के सर मैंने नहीं करा, ये ऐसे ऐसे बात हुई थी कि मैंने ये क्राइम नहीं करा, तो आप अपनी गवाही अपने मतलब अपने लिए आप कुछ नहीं बोल सकते अपना आपको, ठीक है, कि आप अपनी सफाई नहीं दे सकते, बेसिकली ये चीज़ है, ये बोलना चाह रहा है। अच्छा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप अपनी सफाई नहीं दे सकते कि आपने करा या नहीं करा। वो जो ये काम है, ये काम करेगी आपकी पुलिस प्रूफ इकट्ठा करेगी, प्रूफ अगर सच होता है, सिद्ध होता है, अगर आपने क्राइम करा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने क्राइम करा है। और देखो इसके अंदर एक ये भी पावर होती है, मतलब कि देखो आप एग्जांपल ये है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये बढ़िया एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा एकदम। देखो अब क्या हुआ, आपको भाई क्राइम कर लिया, आपने कोई क्राइम नहीं करा, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आपने कोई क्राइम नहीं करा, बल्कि अब उस वहाँ जाके पुलिस आपने पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे मारती है, तोड़ती है बढ़िया करके, ठीक है, और मतलब मारती तोड़ती है और बोलती है कि अगर ये कबूल नहीं करा तूने, ठीक है, पेपर पे साइन करवा लेती कि हाँ ये क्राइम मैंने ही करा है, ठीक है, मैंने ही ये क्राइम करा है, आपसे ऐसे लिखवा के साइन करवा लेती है आपके, ठीक है। और फिर अगले दिन आपको वहाँ पे कोर्ट में ले जाया जाता है, ठीक है, और वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आपको वो जो पर्चा लिखा हुआ था जिसमें आपने अपना जुर्म कबूल करा था, हालांकि वो करा नहीं था आपने, पुलिस ने आपसे ज़बरदस्ती करवाया, तो वहाँ पे वो पुलिस जो पेश कर देगी, ठीक है, तो वो पेश तो कर देगी भले ही, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जज के जो जज होंगे वो इस बेसिस पे नहीं सज़ा सुना सकते आपको कि आपने जो ये प्रूफ दिया है कि हाँ भाई मैंने कबूल कर लिया है, कबूलनामे के हिसाब से आपको वो नहीं सुना सकते। आपका राइट है, ठीक है, आप वहाँ पर जाके कोर्ट के सामने जज के सामने ये बोल सकते हो कि सर ऐसे ऐसे बात हुई थी, पुलिस वालों ने मेरे को मारा और मेरे से ये लिखवा लिया, तो ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है, तो इसलिए नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है, कि आपने अगर अपना जुल्म भी कबूल कर लिया तो तब भी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, तो क्या है, ये किसका काम है, पुलिस का काम है कि वो प्रूफ ढूंढे, प्रूफ के आधार पर ही आपको सज़ा मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी, अगर आप बाइज्जत बरी हो जाओगे फिर, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो अब आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं। अच्छा, एक बार ये ध्यान रखना, जो हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन था ना, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये हमारा क्रिमिनल केस में ही काम आता है, खाली खून खराबे में, ठीक है, अगर आपने कोई टैक्स नहीं दिया उसमें आपकी सेल्फ इंक्रिमिनेशन चल जाता है। ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ये खाली तभी होता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का काम तभी लगता है, कब लगता है, जब आपने कोई क्रिमिनल मतलब क्राइम करा हो कुछ क्रिमिनल केस में, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, सिविल राइट में नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब देखो राइट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि जीने का अधिकार और आपकी पर्सनल आज़ादी, आपको पूरी तरह से स्वतंत्र हो आप, ठीक है, ये चीज़ है। देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि अब कि हर किसी इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिए, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो, जैसे कि लॉ के हिसाब से। ये नहीं कि आप अनसन भाई मज़े से भाई कहीं भी जाके लेट रहे हो, कहीं जाके सो रहे हो, नाली में पड़े गिर रहे हो, ये है वो है, ऐसा नहीं, इस तरह की आज़ादी नहीं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ के हिसाब से, जो लॉ के हिसाब से जो है बढ़िया है, जो सही है वो उस हिसाब से। अच्छा ठीक है, आगे अब देखो कुछ स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, देखो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 21 के बारे में बताया एज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि ये क्या, ये फंडामेंटल राइट का हार्ट है। ये ध्यान रखना कि कौन सा है आर्टिकल को, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला कि हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है, तो ये हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है ये आर्टिकल, ये आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर, राइट टू इक्वालिटी के अंदर नहीं, राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 21, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हार्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा अब देखो इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी एक वो बोला स्टेटमेंट, क्या, इट इज़ द ट्रू सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो आर्टिकल है इसमें जो लाइन बोली है कि हर किसी की आज़ादी सुनिश्चित करी जाए, ठीक है, हर किसी की आज़ादी, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, ये हर किसी की राइट है, तो ये क्या है, ये एक ट्रू सोल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू सोल है, कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना महान है, ट्रू सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखो एक केस हुआ था, ए के गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास,
तो इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ओपिनियन, देखो कोर्ट ने क्या बोला, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। अच्छा, मतलब कि ये कि आपको जो कार्यकर्ता कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे कि आपके पुलिस ऑफिसर हो गए, जितने भी ऑफिस वगैरह, और जो लेजिस्लेचर कौन होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं जो सुनवाई वगैरह करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, मतलब जितने भी कोर्ट के जजेस हो गए वो सारे जुडिशरी फंक्शन में आते हैं, जुडिशरी काम करते हैं वो। आर्बिट्री फंक्शन मतलब कि जितने भी ऑफिस पे बैठते हैं, ऑफिस हो गया डीएम सर का ऑफिस हो गया, आपका क्या बोलते हैं ये पीएम सीएम गवर्नर, जितने भी ये सब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 है ये आपको प्रोटेक्शन देता है आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ठीक है, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही प्रोटेक्शन देता है, ना कि आपको प्रोवाइड करता है आर्बिट्री लेजिस्लेचर एक्शन से, कि मतलब आपको अगर कोर्ट जो आपको सज़ा सुनाएगी ना, चाहे वो रूल के खिलाफ ही हो, वो आपको मानना पड़ेगा, उसका आर्बिट्री के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाली आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आर्टिकल 21 जो प्रोटेक्शन दे सकता है वो आपको आर्बिट्री, कि आपके जो कर्ता जो फोर्स है, कर्ता कारक जो फोर्स है, कर्ता करने वाले जो फोर्स है, एग्जीक्यूटिव जो फोर्स है, उससे हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव से नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्रीव द राइट ऑफ लाइफ टू लाइफ एंड अ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ, ठीक है, लॉ के हिसाब से, किसके, लॉ के हिसाब से, मतलब कि लॉ के हिसाब से देंगे, अगर वो लॉ सही है ठीक है, अगर उस केस पे लॉ सही है ठीक है, अगर सही नहीं, अगर वो लॉ उस केस पे सही नहीं बैठ रहा तब भी आप उस लॉ के हिसाब से उसको सज़ा सुना रहे हो, तब तो फिर गलत है। लेकिन इसमें बोला कि ये तो, लेकिन ये भी वो भी सही है, कि है सही, लॉ अगर सही बैठ रहा है केस पे ठीक है, तब तो मिलेगी, और अगर नहीं बैठ रहा है तब भी मिलेगी ही, ऐसा बोला गया इसमें। अच्छा, पहले ऐसे काम करती थी, फिर क्या हुआ, पर्सनल लिबर्टी ओनली रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्या बोला कि पर्सनल लिबर्टी मतलब कि पर्सनल लिबर्टी क्या किससे रिलेट करती है, कि एक इंसान से और उसकी बॉडी से, ठीक है, एक इंसान से, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे शरीर पर, या फिर मैं बोल सकता हूँ मैं अपना ध्यान, खाली ना आपकी फैमिली ना कुछ, खाली आप अलोन, ठीक है, इससे रिलेट करती है आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपसे जुड़ी कोई चीज़ नहीं, खाली आप। अच्छा, देखो एक केस हुआ था फिर हमारा मेनका गांधी केस, इसमें क्या बोला, तो इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोपालन केस, अभी जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट बताई आपको, ठीक है, तो उसको ओवर रूल्ड करा मतलब चेंज करते हुए बोला कि दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इज अ रीजनेबल जस्ट एंड फेयर, ठीक है। ये क्या बोला, अब इसमें सही बात बोली, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो गोपालानंदन केस में जो बोला था, ठीक है, गोपालानंदन केस में क्या बोला था कि हम लॉ के हिसाब से सज़ा सुनाएंगे, चाहे वो फिर वो लॉ सही हो या गलत हो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सही करके बोला कि भाई वो जो हमने पहले बोला था वो तो गलत था, अब हम बोल रहे हैं ना वो सुनो, वो सही है आपसे। अच्छा, उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्या बोला, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पर्सनल लिबर्टीज़ है, ठीक है, यह पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट तभी सुनाई जाएगी किसी एक इंसान को, किसी एक बंदे को तभी सुनाई जाएगी, पहले तो ये चेक किया जाएगा कि जो लॉ है, जिस लॉ के हिसाब से उसे सज़ा सुनाई जा रही है, कि वो जो लॉ है वो सही है, रीज़नेबल है, फेयर है, सही है, जस्ट है, कि ठीक है, कि फेयर भी है, जस्ट भी है और रीज़नेबल, इन चीज़ों के बारे में चेक किया जाएगा कि हाँ भाई ये लॉ ठीक भी है, इस प्रोसीजर के ऊपर सही भी बैठ रहा है और सही लग रहा है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है, तब तो आप उसे सज़ा सुना सकते हो। अगर नहीं बैठ रहा तो उसमें आप अमेंड कर सकते हो। देखो, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसमें अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो क्या इन्होंने एक अमेरिकन एक्सप्रेशन को यहाँ पे इंक्लूड करा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कि अगर आपको लॉ सही लगता है, ठीक है, अगर आपको लॉ लग रहा है कि गलत, हाँ भाई टाइम के हिसाब से लॉ चेंज करते हैं, अमेंडमेंट किस लिए करते हैं कि टाइम के हिसाब से जो हमारा थोड़ा प्रोसीजर है टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो हमारे लॉ हैं वो थोड़े थोड़े गलत होने लगते हैं, तो उनको चेंज कर लेके हम अमेंडमेंट करते रहते हैं अपने लॉ में, ठीक है। तो यही चीज़ वो बोल रहा है क्या कि अब अगर मतलब कि हम पहले सज़ा सुनाने से पहले ये देखेंगे कि जो हम जिस लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे सज़ा सुना रहे हैं कि वो लॉ सही है, रीज़नेबल है, ठीक है, जस्ट है, ये सब चेक करेंगे। एंड रिप्लेस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, रिप्लेस्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा, ठीक है। अब देखो आपको सवाल में आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आए होंगे, क्या कि सर आपने हमें दो चीज़ें बताई, एक बताई आपने हमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ,
ये क्या चीज़ होती है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये क्या होता है। ठीक है, तो बताता हूँ। देखो, तो हमने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था बाद में, गोपाल किस में, मेनका गांधी केस में ये बोला, इसका इस्तेमाल करने को बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हो रहा था, पहले हमारे में हो रहा था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये हमारे में पहले इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों में बता देता हूँ। बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्योंकि क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलजुल के ही बना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ दैट हैज़ prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair और just। ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास ये राइट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकती है, मतलब ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, सज़ा सुना सकता है। ठीक है, सज़ा सुना सकता है अगर जो ये लॉ है वो अनरीजनेबल भी हुआ, अनफेयर भी, अगर गलत भी हुआ, ठीक है, अनरीजनेबल हुआ, बेफालतू में भी लगा देगी। ठीक है, बस सज़ा सुना देगी, ठीक है, हो गया, ख़त्म है। तो इसका मतलब होता है ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये सही है या फिर ये वाला सही है, ड्यू प्रोसेस लॉ। ठीक है, अब देखो ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या होता है, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बाद में रिकमेंड करा था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे अब से। अच्छा, क्या बोला कि डॉक्ट्राइन दैट ओनली चेक्स इफ़ देयर इज़ अ लॉ। पहले ये चेक करोगे आपकी जो लॉ है हमारा, डिप्राइव जो लॉ, लाइफ के अकॉर्डिंग जो लॉ है हमारा, ठीक है, ठीक है, राइट टू लाइफ जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो लॉ लग रहा है, पर्सनल लिबर्टी के अकॉर्डिंग जो लॉ लग रहा है किसी भी इंसान की, बट ऑल्सो इंश्योर कि उस लॉ को भी पहले आप चेक करोगे। इंश्योर दैट द लॉ इज़ मेड, कि जो लॉ है वो सही बना हुआ है, ठीक है, जस्ट है, सही है, और रीज़नेबल। हाँ भाई, जो ये केस है उसके ऊपर सही बैठ रहा है, रीज़नेबल है। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही लगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ सही है या फिर ड्यू प्रोसेस बाय लॉ सही है। जो भी आपको सही लगाओ मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं किसको कौन सा सही लगता है। तो भाई मुझे तो ड्यू प्रोसेस लॉ ही सही लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने क्या बोला कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना ही पड़ता है, तो ये चीज़ है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा। अच्छा, ठीक है, अब देखो इसमें कुछ मेजर डिफरेंस है, थोड़े से डिफरेंस है किसके बीच में, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में और ड्यू प्रोसेस लॉ में। देखो क्या है, लेस स्कोप ऑफ लॉ, इसमें बहुत कम इस्तेमाल, मतलब लॉ के उसमें चेक ही नहीं करते हैं, तो बस लॉ पे ध्यान नहीं देते ज़्यादा कि हाँ भाई लॉ बन रखे हैं पहले से, बस उन्हें पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग इन्हें सजा सुना देंगे, बस दैट्स इट। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या चेक करते हैं, चेक्स ओनली करेक्ट प्रोसीजर, कि प्रोसीजर सही होना चाहिए, कि हाँ पहले ये करना है, फिर पकड़ के लाना है, फिर इसके ऊपर वो देखने हैं, ठीक है, फिर जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो देखते हैं, इसके खिलाफ अगर सबूत जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब प्रोसीजर फॉलो करते हैं, करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। और जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो हमें मिला, मतलब कि ये इस्तेमाल हुआ था, ये कहाँ होता है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो लिया है। ठीक है, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था और हमने लिया है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान रखना। आप ये कन्फ्यूज़ मत होना कि हमने वहाँ से लिया है, ओरिजिनेटेड हुआ था ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन हमने लिया है इसे जापान से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या है कि लार्ज स्कोप, हम इसमें पहले चेक करते हैं कि जो हमारा लॉ है क्या वो सही है, वो जस्ट है, वो फेयर है, वो रीज़नेबल है। ठीक है, अगर सही है तब जाके हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे। ठीक है, चेक द लॉ एज वेल, कि इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं वेल कि हाँ जो हमारा लॉ है वो ठीक है। और इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि प्रोसीजर सही होना चाहिए बस। अच्छा, ये कहाँ से मिला है हमें, ये मिला है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, वो चीज़ है। अब देखो मेनका गांधी केस देखो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बोली स्टेटमेंट, क्या बोला, प्रोटेक्शन शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या बोला कि खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही नहीं मिलेगा आपको प्रोटेक्शन, आपको अगेंस्ट आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, ये बोला। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स अ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, अपनी संप्रभुता के साथ। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी, ठीक है, कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ अ मैन। तो बस ये स्टेटमेंट जो आपको याद करनी है, जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है। ठीक है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये बोला कि जो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव के एक्शन ही आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, आपको आर्बिट्री प्लस एग्जीक्यूटिव दोनों एक्शन के खिलाफ, अगर दोनों आर्बिट्री हो रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ये बोला। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आगे शुरू करेंगे आर्टिकल 21A से। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट।